तरीके बताए थे आप। डबल कोट के पेयर के साथ आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं, सिंगल कोट में भी स्ट्रिंग आप लिख सकते हैं, और 3 टाइम्स डबल कोट के पेयर में भी आपको स्ट्रिंग लिखनी है। या लास्ट था 3 टाइम्स ट्रिपल कोट के पेयर में भी आप स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। ये दो तरीके मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए यूज नहीं हो सकते, लेकिन ये दो तरीके मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए ही ज़्यादा बार हम यूज करते हैं। सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए हम इनका शायद यूज नहीं करेंगे। तो क्या अब आगे देखते हैं। हमने स्ट्रिंग को लिखने के 4 तरीके सीखे। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिस कोड से आप स्ट्रिंग स्टार्ट करते हैं, मैचिंग कोड से ही एंड होना चाहिए। इट डजंट मीन कि आपने क्या करा, आपने स्टार्ट करा स्ट्रिंग को डबल कोट के नोटेशन से और आपने एंड कर दिया सिंगल कोट के नोटेशन से, ये मानते हुए कि इन पाइथन वी कैन रिप्रेजेंट स्ट्रिंग इन बोथ वे, डबल कोट्स और सिंगल कोट। बट अनदर रूल आपको ध्यान रखना है कि जिस कोड से स्टार्ट करेंगे मैचिंग कोड से ही एंड होना है। तो अभी ये क्या होगा, इस समय आपको क्या मिलेगी, सिंटैक्स एरर। If you try to run this code, you will get syntax error, unterminated string length. अब अगर आपसे कहा जाए कि जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आता है उस आउटपुट में स्ट्रिंग वाले कोड्स नहीं आते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो कोड्स हैं ये आउटपुट में नहीं आते, ये चीजें आउटपुट में नहीं आ रही हैं। सिर्फ कोड्स के अंदर जो करेक्टर्स आपने लिखे हुए हैं वो मेरे आउटपुट में आते हैं। ठीक है। अब अगर हमसे यही कहा जाए कि मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करना है विद कोट्स, मैं आउटपुट में भी कोट्स को चाहता हूं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस। तो क्या ये अटेम्प्ट हमारा सही होगा? अब अकॉर्डिंग टू पाइथन सिंटैक्स, अगर स्ट्रिंग आपने डबल कोट से स्टार्ट करी है तो मैचिंग कोड से एंड होगी। अब यहाँ पर हम जो इंटरप्रेट करेंगे मैचिंग एंड कोड, वो इसको इंटरप्रेटर क्या इंटरप्रेट कर रहा है वो अलग होगा। इंटरप्रेटर कह रहा है कि जैसे ही नेक्स्ट मैचिंग कोड आएगा मैं स्ट्रिंग को टर्मिनेट मान लेता हूँ। तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं मानेगा कि भाई हम चाहते हैं यहाँ पर शुरू हुई स्ट्रिंग और यहाँ पर एंड हुई, या बीच में जो भी लिखा है एज इट इज प्रिंट कर देना। इंटरप्रेटर सोच रहा है कि ये स्ट्रिंग यहाँ स्टार्ट हुई है और यहाँ पर एंड हो गई है। तो जैसे ही नेक्स्ट मैचिंग कोड आता है, सिर्फ मैचिंग कोड सफिशिएंट नहीं है, नेक्स्ट मैचिंग कोड जैसे ही आएगा स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाती है। अब आगे जो लिखा हुआ है ये सिंटैक्स एरर है, क्योंकि ऐसा पाइथन में लिखना सही नहीं होता है बिना कोड्स के अंदर। अब कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो हमें याद आया कि पाइथन में स्ट्रिंग को लिखने के और भी तरीके हैं। अगर मैं सिंगल कोट से स्ट्रिंग को लिखना स्टार्ट कर दूं, तो अब ये बताइए इस स्ट्रिंग का क्या मैचिंग कोड ये मानकर एंड कर दिया जाएगा? नहीं। अब नेक्स्ट मैचिंग कोड जब तक सेम नहीं आता था सिंगल कोड, तब तक फिर इसे क्या माने, अब स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग माने? हमने कहा नहीं। अब ये एक करेक्टर हो गया,
अब ये नोटेशन नहीं रहा स्ट्रिंग का, जैसे टी है, एच है, स्पेस है, उसी तरह से ये जो डबल कोट है ये भी एक सिंपल करेक्टर हो गया है, और ये आउटपुट में एज इट इज प्रिंट आपका होगा। ठीक है, अब ये वाला भी हमने कहा हाँ ये भी एज इट इज करेक्टर ही हो गया। अब ये सिंगल कोट मैंने यहाँ लिख दी, तो यहां से जब स्ट्रिंग स्टार्ट हुई और एंड इस बार कहाँ मानी जाएगी, यहां पर मानी जाएगी। ठीक है, अब जब आप इसे रन कराएंगे तो जो आप चाहते थे वो हो जाएगा। आप अगर बेसिक इंटरव्यू में जाते हैं फ्रेशर, एज ए फ्रेशर, तो ये पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में। अब मान के चलिए 10 में से 4-5 लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। चलो देखो, जब आप डबल कोट से कुछ लिखना शुरू करते हैं तो ये स्ट्रिंग नोटेशन कहलाती है, स्ट्रिंग नोटेशन या स्ट्रिंग सिंटैक्स कहलाता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक स्ट्रिंग के नोटेशन में चल रहे हो, एक स्ट्रिंग के सिंटैक्स में चल रहे हो, अब उस केस में इसको करेक्टर कहते हैं, सिंपल करेक्टर। अब ये स्ट्रिंग का नोटेशन नहीं रहा, स्ट्रिंग का सिंटैक्स अब ये नहीं रहा। अब ये वही बात हो गई कि अगर मैं पूछूं ये प्लस क्या होता है, तो आप बोलेंगे ये तो अर्थमेटिक एडिशन करता है, 2 + 3 5 करता है। लेकिन जब ये स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है, अब ये प्लस थोड़ा ना है, अब तो एक करेक्टर है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर आप जो भी लिख रहे हैं वो करेक्टर कहलाता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। अगर है तो वो मीनिंग अब उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो सिंपल करेक्टर हो गया हमारा। ठीक है, अब मान लीजिए इसका अपोजिट, अपोजिट क्या होगा कि मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूं। मान लीजिए सिंगल कोट से मैं लिख रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे आप डिसाइड करते हैं कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग को डबल कोट से लिखें कि सिंगल कोट से लिखें। तो कई बार हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमारी मर्जी, चॉइस है, और कई बार शायद चॉइस नहीं होती, हमें स्पेसिफिक हो जाना पड़ता है। जैसे मैं लिखना चाहता हूं इट्स माई लाइफ, इट्स माई लाइफ। अब क्या हुआ यहाँ पर, हम सिंगल कोट से सोच रहे थे लिखेंगे, लेकिन इट्स में अपॉस्ट्रोफी ऐसा आया। अब ये हमारे लिए तो अपॉस्ट्रोफी ऐसा है, लेकिन इंटरप्रेटर थोड़ी मानेगा इसे। वो तो क्या सोचेगा, यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ पर एंड हो गई, अब आगे तो बिना स्ट्रिंग के आप लिख रहे हैं, जो कि एरर है। तो अब यहाँ पर मेरे पास चॉइस नहीं रही कि मैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग को सिंगल कोट से लिखूं या डबल कोट से लिखूं। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि अब मैं स्ट्रिंग जब लिखूंगा तो डबल कोट से लिखूंगा, क्योंकि अब इस वाले का मैचिंग कोट ये नहीं माना जाएगा। अब ये हमारे लिए अपॉस्ट्रोफी एस जो होता है वो होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे तो सिंपल एक हेलो मैसेज प्रिंट करना है सिंगल लाइन का, अब मेरे पास ऑप्शन हो गए। अब मैं चाहूं तो सिंगल कोट से सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिखूं, चाहे डबल कोट से लिखूं, इसमें आप कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं रहा कि आप कौन सा यूज करना चाहिए। और अगर मुझे अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग को मल्टी लाइन पे लिखना ही है, मेरे पास फिर ऑप्शन कम हो गए, मेरे पास ट्रिपल कोट वाला नोटेशन ही बचा, अब सिंगल वाला नोटेशन मेरे पास नहीं बचा। ठीक है, तो कब हम किस तरह से स्प्रिंग को डिसाइड करते हैं, स्पेसिफिक सिनेरियोज भी कई बार हमारे सामने अवेलेबल होंगे, और कई बार हमारे पास कोई सिनेरियो नहीं होगा, हमारे पास चॉइस होगी, आप जो यूज करना चाहते हैं कर सकते। अब अगर आपसे कहा जाए कि मैं एक एड्रेस प्रिंट करना चाहता था, जो आपने लास्ट क्लास में प्रिंट करके दिखाया था, सेम ड्यूकैट कॉमा A52 सेक्टर 16 नोएडा। तो ये मैं चाहूंगा कि सिंगल लाइन पर आउटपुट ना आकर मल्टी लाइन पर आए, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आपने बताया था। अब हम ये सोच रहे हैं
कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग पाइथन में तो चलो ठीक है, मिल गई हमारे लिए। C++, .NET, जावा वालों के पास भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है क्या? हमने कहा नहीं। C++ में तो, .NEट में तो नहीं होती, आज भी नहीं होती है। 1972 में सी लैंग्वेज बनी थी, 51 साल हो गए, अभी तक सी में मल्टी लाइन स्ट्रिंग का टॉपिक नहीं है। जावा में अभी रिसेंटली ऐड करा गया मल्टी लाइन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट, लेकिन कोई से पढ़ता ही नहीं है, जानता ही नहीं है उसे। कुल मिलाकर अगर हम बाकी लैंग्वेजेस से कंपेयर करेंगे तो मल्टी लाइन पर स्ट्रिंग लिखना पाइथन में बहुत आसान होता है। अब जो तरीका बाकी लैंग्वेजेस यूज करती हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग को आउटपुट में दिखाने के लिए, वो सेम तरीका पाइथन में भी चलता है। तो पाइथन में अगर मुझे वही तरीका यूज करना हो तो कैसे करेंगे उसकी बात करें। अब जैसे आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉमा नहीं चाहिए आउटपुट में, आपको आउटपुट में चाहिए न्यू लाइन। तो आप क्या करेंगे, पाइथन की स्ट्रिंग में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स बैकस्लैश के साथ कंबाइन करके लिखा जाता है। एक होता है बैकस्लैश n। तो जब भी पाइथन की स्ट्रिंग में बैकस्लैश n आता है तो इसको अलग इंटरप्रेटर मीनिंग देता है। तो इसको हम एक कैरेक्टर ना मानकर इसको हम स्पेशल कैरेक्टर मानते हैं। स्पेशल कैरेक्टर, और इस स्पेशल कैरेक्टर का मीनिंग होता है न्यू लाइन इन आउटपुट। तो जब ये हमारा स्ट्रिंग आउटपुट में दिखेगी तो स्लैश एन नहीं दिखेगा आपको, स्लैश एन की जगह पर आउटपुट में क्या क्रिएट हो जाएगी, एक न्यू लाइन। और आगे के जितने कैरेक्टर्स बचे हैं अब, वो सारे कैरेक्टर्स आउटपुट की नेक्स्ट लाइन पर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद था हमारा स्लैश एन। अब स्लैश एन नहीं प्रिंट हो रहा है कहीं, स्लैश एन की जगह पर आउटपुट में क्या क्रिएट हो गए, न्यू लाइन। और रिमेनिंग कैरेक्टर जो आगे के थे वो न्यू लाइन पर हमारे आ गए। तो सी वाले, जावा वाले, .NET वाले आज भी यही तरीका यूज करते हैं। अगर उन्हें आउटपुट में न्यू लाइन क्रिएट करनी होगी तो सिर्फ और सिर्फ स्लैश एन ही तरीका है हमारे पास, है ना। पाइथन में हमारे पास ऑप्शन हैं, आप स्लैश एन के साथ जा सकते हैं, आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। अब क्या इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर और भी होते हैं या बस एक ही है स्लैश एन? हमने कहा नहीं, कई सारे होते हैं। उनमें से 3 पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। स्लैश एन हो गया, एक होता है स्लैश टी। अब ये स्लैश, देखो स्लैश 2 तरह के होते हैं, एक ये स्लैश होता है और एक ये वाला स्लैश होता है। हमारे कीबोर्ड में दोनों होते हैं ये, ठीक है। इसको बोलते हैं बैक स्लैश, बैक पीछे की तरफ स्लैश। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। तो सिर्फ स्लैश सही टर्म नहीं होगा, कंफ्यूजिंग टर्म होगा, क्लियरिटी नहीं होगी। तो मुझे बोलना चाहिए बैक स्लैश एन, स्लैश एन की जगह मुझे बोलना चाहिए बैक स्लैश एन, क्योंकि पाइथन में दोनों सिंबल होते हैं और दोनों का अपना अपना मीनिंग मिलेगा, ठीक है। तो बैक स्लैश एन के अलावा क्या और भी कोई स्पेशल कैरेक्टर है? हमने कहा है, एक है बैक स्लैश टी, एक है बैक स्लैश यू। तो बैक स्लैश टी का मतलब होता है टैब स्पेस, और बैक स्लैश यू का मतलब होता है यूनिकोड। अभी हमें इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, अभी बस हमें एक के बारे में पता है बैक स्लैश एन। इसका मीनिंग आउटपुट में आता है न्यू लाइन। एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 16 के बाद फिर से न्यू लाइन चाहिए, तो कॉमा के जगह पर बैक स्लैश एन फिर लगा दीजिए। तो पूरी स्ट्रिंग में जहां जहां पर बैक स्लैश एन लगा हुआ था उसकी जगह पर आउटपुट में न्यू लाइन क्रिएट हो जाती है, ठीक। अब मान लीजिए मैंने सिंपल सी एक स्ट्रिंग लिख दी, ए बी
/NCD/TEF। तो इस बार एक दूसरा स्पेशल कैरेक्टर हमें यूज करना है, /T, /T। इसका मतलब होता है टैब इन आउटपुट। टैब की जो हमारे कीबोर्ड में होती है उससे जो स्पेसेस हमारे बनते हैं उतने ही स्पेस आपके आउटपुट में आ जाएंगे। एक टैब की में कितने स्पेस होते हैं इसका कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है। कई बार आपको 4 स्पेसेस मिलेंगे, कई बार आपको 5 मिलेंगे, कई बार आपको 2 मिलेंगे, मिनिमम 1 स्पेस होगा और जनरली 4 स्पेस तक हमें /T में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इवन हमारे एक ही प्रोग्राम में अगर हम /T को 2 जगह यूज करते हैं, ऐसा हो सकता है कि एक जगह /T में 4 स्पेस बन रहा है टैब बनाने के लिए और दूसरी जगह पर उसी प्रोग्राम में 3 स्पेस यूज हुए हैं टैब को दिखाने के लिए, ऐसा हो सकता है। तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बट इन जनरल सिचुएशन हम 4 स्पेसेस को देख रहे होते हैं। तो देख लेते हैं आउटपुट में। देखो ये आपका बी के बाद न्यू लाइन करेक्टर था, ये आ गया आउटपुट में न्यू लाइन। CD के बाद /T था, तो ये आपके 4 स्पेस आ गए होंगे। अब मुझे नहीं पता ये 4 हैं, 5 हैं, 3 है, तो एक काम करते हैं, चेक करके हम अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये कितना हो सकता है। मैनुअली आप दे दीजिए /T की जगह, मैनुअली आप स्पेस अपना देकर देख लो। तो एक काम करते हैं, ये हो गया 1 2 3 4, क्या इतना ही था? नहीं, 5 का था, थोड़ा कम लग रहा है। ये आ गया एक और, अब ठीक है सर, ये वाला और ये वाला सेम लग रहा है, तो मुझे 5 स्पेस यहाँ पर देने पड़े, तो ये सेम है। तो अभी मेरे प्रोग्राम में /T का मतलब 5 स्पेस माना जा रहा है, बट अगेन इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड। चलिए, तो /N/T 2 स्पेशल करेक्टर हैं जो स्ट्रिंग के साथ यूज होते हैं। अब मैंने बोला जो स्ट्रिंग के साथ यूज होते हैं। अब आप ऐसा कर दें कि सर मैं यहाँ लिख दूं अपने प्रोग्राम में /T, एरर आ जाएगी क्योंकि ये स्ट्रिंग के बाहर हो गई। ठीक है, तो /T और /N पाइथन में न्यू लाइन और टैब स्पेस को आउटपुट में देते हैं और इनको लिखने का सिंटैक्स है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर ही आप इन्हें लिख सकते, स्ट्रिंग के बिना आप इन्हें नहीं लिख सकते। अगर स्ट्रिंग के बिना लिखेंगे तो सिंटैक्स एरर आपकी आ जाती। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद अगर हम इंटरव्यू देने चले जाते हैं और हम उससे यही कह देते हैं कि अभी हमने बस स्ट्रिंग को प्रिंट करना सीखा है, इसी में से ले लो, इंटरव्यू भी लेना है, तो वो आपसे ये कह सकता है अच्छा ठीक है आउटपुट में /T/N को प्रिंट करके दिखाओ। अब आप बोलेंगे सर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि /T/N जब मैं प्रोग्राम में लिखता हूँ तो इनका तो मीनिंग होता है न्यू लाइन और टैब स्पेस, वो कैसे प्रिंट हो जाएंगे? तो इंटरव्यू का क्वेश्चन यही है कि नहीं, मुझे तो आउटपुट में /T और /N ही प्रिंट करना है। चलो करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मैं लिखा AB/NCD/TEF। अब आउटपुट में /N न्यू लाइन नहीं होना चाहिए, आउटपुट में /N लिखकर आना चाहिए। कैसे आएगा फिर ये? तो उसके लिए पाइथन ने 2 तरीके बताए। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है आप किसी भी स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में, अब देखो फिर से एक नया वर्ड आता जा रहा है। देखो आप जब चीजों को सीख रहे होते हैं तो आपको न्यू वर्ड्स मिलते जाएंगे, आपको उन्हें सीखते हुए चलना है। नए नए सिंटैक्स आपको मिलेंगे, आपको उन्हें सीखते हुए चलना है। आता हमें पहले से कुछ नहीं, आप ये कहो सर ये तो आता ही नहीं है, तो जब हम लोग दुनिया में आए थे तो भी हमें कुछ नहीं आता था, हमने जो भी सीखा यहीं आकर सीखा। तो अभी मैंने क्या बोला यहाँ पर, प्रीफिक्स।
एक नया वर्ड, हम नहीं जानते मोड, हमें सीखना पड़ेगा प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। तो अगर कोई भी मेरे पास स्ट्रिंग लिखी हुई है और मुझसे कहा जाए मुझे स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में कुछ करना है, तो जो स्टार्टिंग वाला कोट होता है उसके जस्ट बिफोर जो भी आप लिखेंगे उसे प्रीफिक्स कहा जाता है, स्ट्रिंग का प्रीफिक्स। और जो एंड वाला कोट होता है उसके जस्ट आफ्टर जो भी लिखेंगे उसे हम सफिक्स कहेंगे, सफिक्स। तो अभी हम स्ट्रिंग के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स वर्ड यूज कर रहे हैं, आगे जाके प्रीफिक्स और सफिक्स और भी चीजों के साथ बोला जाएगा, तो उसमें सेंस यही आएगा, जिस चीज के साथ बोला जा रहा है उसके जस्ट स्टार्टिंग में जो लिख रहे हैं हम उसे एज ए प्रीफिक्स कंसीडर करते हैं। तो अब हमसे कहा गया कि आप अगर किसी स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में आर लगा देते हैं, आर, तो ऐसी स्ट्रिंग को रॉ स्ट्रिंग कहा जाता है, RAW, रॉ स्ट्रिंग कहा जाता है। और ऐसी स्ट्रिंग जब इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा तो उसके अंदर जितने भी स्पेशल कैरेक्टर थे उनका मीनिंग इग्नोर करके एग्जीक्यूट करेगा। फिर सुनेंगे, जब हम किसी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स आर लेटर लगा देते हैं तो ऐसी स्ट्रिंग को रॉ स्ट्रिंग कहा जाता है। और रॉ स्ट्रिंग जब इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है तो जितने भी उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर थे उनके मीनिंग को खत्म कर देता है और वो एज इट इज ही आउटपुट में आपको दिखाई देंगे। अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हुआ तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने प्रीफिक्स में आर लगाया या नहीं लगाया, क्योंकि कोई स्पेशल कैरेक्टर था ही नहीं। तो इसका इफेक्ट स्पेशल कैरेक्टर को लेकर है। अब देखो आउटपुट में स्लैश एन एज इट इज आ गया और स्लैश टी एज इट इज आ गया। इसी प्रोग्राम में अगर मैं आर प्रीफिक्स हटा देता हूं, उनका जो मीनिंग है वो हमारा आर। इस बात को अब हम जनरलाइज कर सकते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर हम स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करते हैं, अभी के लिए हम दो को जानते हैं, स्लैश टी स्लैश एन, माइट भी और भी होते होंगे। तो अगर हम उनका मीनिंग नहीं चाहते हैं आउटपुट में तो स्ट्रिंग का प्रीफिक्स आर लेटर हम लगा देते हैं, ऐसी स्ट्रिंग रॉ स्ट्रिंग हमारी कहलाती है। अब ये टेक्निक C++, जावा में नहीं है, पाइथन में बड़ा आसान हो गया इस काम को करना। अगर हम C++, जावा पढ़ रहे होते तो वहां पर एक डिफरेंट टेक्निक है, और पाइथन में हम इस बात को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो टेक्निक पाइथन में भी सपोर्ट होती है, ठीक है। और कई बार आप रॉ स्ट्रिंग का यूज नहीं कर पा रहे होते हैं, क्यों नहीं कर पाएंगे, हमने कहा चलो देखते हैं दूसरी टेक्निक, स्पेशल कैरेक्टर्स को इग्नोर करने की। तो आप क्या करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर के पहले एक और बैक स्लैश लगाएंगे, एक और बैक स्लैश लगाएंगे। तो जब हम किसी स्पेशल कैरेक्टर के जस्ट बिफोर एक और बैक स्लैश लगा देते हैं तो इसको एस्केप कैरेक्टर बोला जाता है, एस्केप कैरेक्टर। तो आपसे भी पूछ सकता है एस्केप कैरेक्टर क्या होता है। तो बैक स्लैश नोटेशन हो गया, ये हमारा एस्केप कैरेक्टर, जैसे कीबोर्ड में एस्केप की होती है इग्नोर कर देना, है ना, वही इसका मीनिंग है। तो ये क्या करेगा, अपने जस्ट आफ्टर जो भी स्पेशल कैरेक्टर लिखा हुआ है उसका मीनिंग इग्नोर कर देता है, जस्ट आफ्टर वाले का। आगे और भी लिखे हो सकते हैं और का इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जस्ट आफ्टर जो लिखा हुआ है उससे मतलब। तो अब अगर मैं इस वाले का मीनिंग भी खत्म करना चाहता हूं तो इसके पहले भी मुझे एक बैक स्लैश और लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब पाइथन में किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनका मीनिंग इग्नोर करने के दो तरीके हो गए। पहला तरीका है प्रीफिक्स में आर स्ट्रिंग लगा दीजिए, दूसरा तरीका है इंडिविजुअली जिस जिस स्पेशल कैरेक्टर का मीनिंग इग्नोर करना है आप उसके पहले एक बैकस्लैश और लगा दीजिए। अब पाइथन में दोनों चीजें होते हुए भी कई बार मेरे पास चॉइस होगी कि मैं ये करूं या वो करूं, कई बार मेरे पास चॉइस नहीं होगी, मेरे पास स्पेसिफिक होकर जाना पड़ेगा। जैसे
अगर मुझसे कोई ये कह दे कि मुझे एक स्ट्रिंग में एक जगह पर स्लैश एन है जिसका मीनिंग इग्नोर कराना है, दूसरी जगह पर स्लैश टी है उसका मीनिंग इग्नोर नहीं कराना है, तो मैं चाहता हूं ये स्लैश एन एज इट इज आउटपुट में प्रिंट हो जाए, न्यू लाइन ना बने, और स्लैश टी आउटपुट में ना आए, इसका जो मीनिंग होता है टैब स्पेस वही आना चाहिए। अब आप आर को नहीं लगा सकते क्योंकि आर लगाने से क्या होता है पूरी स्ट्रिंग पर अप्लाई हो जाता है, और एक स्ट्रिंग में जितनी जगह स्लैश टी स्लैश एन थे सबका मीनिंग एक साथ इग्नोर हो जाएगा। तो इसीलिए आप इंडिविजुअल को इग्नोर करना चाहते हैं तो यही एक तरीका आपके पास रह गया। अब आपके पास चॉइस नहीं है कि मैं ये यूज करूं या वो यूज करूं। देखो अब स्लैश एन का मीनिंग इग्नोर हो गया, आउटपुट में एज इट इज आएगा, बट स्लैश टी का मीनिंग अभी भी है, वो टैब स्पेस ही दिखेगा। अब देखो इस बार टैब स्पेस में 5 स्पेस नहीं है, 2 या 3 स्पेस आ रहे हैं, जबकि वही पाइथन वही एडिटर सब कुछ वही। अगर हम एक स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स को इग्नोर करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है आप स्पेशल कैरेक्टर के जस्ट बिफोर एक बैकस्लैश और लगा दें। अब जैसे यहाँ पर हमने इस स्लैश एन का मीनिंग इग्नोर कराना था तो हमने क्या करा, इस तरीके का यूज अगर ना करके मैं आर प्रीफिक्स लगा दूं तो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इसी का नहीं खत्म होगा मीनिंग, इस स्ट्रिंग में और भी स्पेशल कैरेक्टर हो सकते होंगे, उन सबका भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते थे ऐसा, हम चाहते थे कि पर्टिकुलर स्पेशल कैरेक्टर का मीनिंग खत्म हो लेकिन सबका नहीं खत्म हो, तो अब ये आपको हटाना पड़ेगा। अब बताओ किसका इग्नोर करना, हमने कहा बस इसका इग्नोर करना है तो इसके पहले बैकस्लैश लगा दो, इसका मीनिंग इग्नोर नहीं करना, ये आउटपुट में एज इट इज आना चाहिए तो इसके पहले कुछ नहीं करा। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं बचे कि मैं आर प्रीफिक्स यूज करूं या बैकस्लैश लगाकर स्पेशल कैरेक्टर के पहले वाले जो टेक्निक है वो यूज करूं। अब आपको यही टेक्निक यूज करनी होगी, आर प्रीफिक्स वाली टेक्निक आप यूज कर ही नहीं पाएंगे यहाँ। चलिए तो इस तरह से समझाने दोबारा बोलिए क्वेश्चन। नहीं तो एक ही प्रोग्राम में कैसे करेंगे, प्रोग्राम दोबारा रन कराएंगे, दोबारा रन करने से पहले प्रोग्राम में आप चेंज कर सकते हैं, और आप चाहते हो कि भाई इनका मीनिंग आए तो ये हटा दो, चेंज करना पड़ेगा तब मीनिंग आ जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन के लिए एक बात होती है, अब आप दोबारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो अब आप कोई दूसरी बात उसमें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्ट्रिंग को हम लोगों ने प्रिंट करना सीख लिया। अब पाइथन में अगर हम स्ट्रिंग के अलावा कुछ और प्रिंट से प्रिंट करना चाहते हैं तो वो क्या और चीजें हो सकती हैं। हमने कहा आप पहले ये सोचिए, टेक्निकल से थोड़ा सा रियल लाइफ की तरफ जाइए कि स्ट्रिंग में रियल लाइफ की क्या क्या चीजें आती हैं, किसी का नाम, किसी का एड्रेस, किसी शहर का नाम, किसी कंट्री का नाम, कोई प्लेस, नोएडा दिल्ली, है ना, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। और हमने कोई स्टोरी, मुझे एक मूवी की स्टोरी लिखनी है तो स्टोरी किस में लिखोगे, अपने का स्ट्रिंग में लिखेंगे, है ना, तो इस तरह से ये सारी चीजें हम स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अब ये बताइए रियल लाइफ में और क्या क्या होता है जो आप देखते हैं। हमने कहा किसी की एज होती है, सैलरी भी होती है, आधार नंबर भी होता है, अकाउंट नंबर भी होता है, और किसी का वेट भी है, हाइट भी है, तो इसका मतलब नंबर भी होते हैं। हमारी आसपास की लाइफ में हमारे पास नंबर भी होते हैं, तो क्या नंबर को भी प्रिंट से प्रिंट कराया जा सकता है, आंसर है yes। नंबरों को भी प्रिंट से प्रिंट कराया जा सकता है। अब यहाँ पर पाइथन में और बाकी लैंग्वेजेस में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो सब सही चल रहा था, अगर मैं सी से कुछ प्रिंट कराता हूं तो वहां प्रिंट की जगह प्रिंट टैब फंक्शन होता है,
और जैसे अभी हमने सीखा है ऐसे ही वहां पर हम सीखते हैं। लेकिन अगर मैं सी लैंग्वेज से ये कहूँ कि मुझे एक नंबर प्रिंट करना है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, मान लो मुझे 10 प्रिंट करना है, एरर आ जाएगी। लेकिन पाइथन में आप डायरेक्ट लिख सकते, स्ट्रिंग की जगह पर वो नंबर लिख दीजिए जिसको आप प्रिंट करना था। सी में क्या होता था, फॉर्मेट स्पेसिफायर, परसेंटेज डी लगाओ, पहले परसेंटेज एफ लगाओ, याद करना पड़ता था, है ना। तो चीजें पाइथन में अब थोड़ी आसान हो रही हैं, थोड़ी नहीं काफी आसान होती है ना। तो अब हम प्रिंट में स्ट्रिंग की जगह पर कोई नंबर भी लिख सकते हैं, और जब हम नंबर लिखते हैं तो उसमें स्ट्रिंग नोटेशन का यूज नहीं करते हैं, है ना। और सर अगर नोटेशन यूज कर लिया स्ट्रिंग वाला, तो हमने कहा अब ये स्ट्रिंग कंसीडर होगा, ना कि नंबर। ऐसे तो आपने इससे पहले जो एड्रेस प्रिंट कराया था उसमें A-52 नहीं आ रहा था, सेक्टर 16 नहीं लिख रहे थे, तो वहां पर भी तो डिजिट लिख ही रहे थे आप, लेकिन उसको हम कंसीडर क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग। तो अब सर अगर हम एक एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सिर्फ आउटपुट देख रहा है, उसको यही नहीं पता कि कोड में क्या लिखा गया है, उसे कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग में आउटपुट आ रहा है 10 या ये नंबर में आउटपुट आ रहा है 10। हमने कहा उसे कभी पता नहीं चलेगा, यूजर को कभी भी पता नहीं चलेगा। सोचो आप एटीएम का यूज कर रहे हो, और एटीएम में वहां पर लिखकर आया योर बैलेंस, अब बैलेंस की वैल्यू कुछ भी आ गई, आपको तो बैलेंस दिख गया, काम खत्म आपका। आप इस बात को जानकर क्या करोगे कि जो बैलेंस आया है वो नंबर में दिखाया है, दिखाने वाले ने, ये सॉफ्टवेयर बनाया गया होगा एटीएम का, उसमें इसको नंबर से दिखाया गया या स्ट्रिंग से दिखाया गया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क किसे पड़ेगा? प्रोग्रामर। जो प्रोग्रामर है जिसने कोड बनाया है उसे डिफरेंस आएगा, पहला डिफरेंस। अगर मैं इसको स्ट्रिंग के साथ लिखता हूं तो मैं इस पर कोई अर्थमेटिक नहीं कर पाऊंगा। मैंने कर दिया +5, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर मैं इसको एज नंबर लिखूंगा तो ये एक एक्सप्रेशन माना जाएगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा कंप्यूटेशन के बाद वो प्रिंट होगा। पहला डिफरेंस तो हो गया ये कि नंबर को अगर आप नंबर की तरह यूज करते हैं तो आपको फायदा मिलता है कि आप उस पर मैथमेटिकल वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप नंबर को स्ट्रिंग की तरह यूज कर रहे हैं तो कर तो सकते हैं, मना नहीं है कोई, लेकिन फिर आपके साथ लिमिटेशन शुरू हो जाएंगी कि आप अब उस नंबर पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दूसरा डिफरेंस क्या आएगा? दूसरा डिफरेंस आएगा कि अगर आप किसी भी नंबर को नंबर की तरह यूज करते हैं तो आप उसका साइन दिखा सकते हैं। मुझे -10 प्रिंट करना है तो नंबर का साइन होगा, लेकिन अब आप बोलोगे मैं तो स्प्रिंग की तरह दिखा रहा हूं, देखने वालों को क्या पता, तो आप स्प्रिंग का साइन नहीं बता सकते, एरर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से स्प्रिंग का साइन नहीं होगा, नंबरों का साइन। ठीक है, और अगर आप बोलो नहीं सर, ना तो मुझे साइन दिखाना है ना मुझे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपके पास ऑप्शन हो गए। आप चाहो तो उसे एज नंबर दिखा दो, आप चाहो तो फिर एज पे स्ट्रिंग दिखा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा फिर, ना आपके लिए ना देखने वाले के लिए। लेकिन एक फर्क जो हम दोनों को ही नहीं पता होगा, अभी भी चल रहा होगा, वो क्या होगा? मेमोरी मैनेजमेंट। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रैम के अंदर हमारे प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है, और हमारे प्रोग्राम में जितनी वैल्यूज हैं उनको रैम में स्पेस अलोकेट होता है। कितना अलोकेट होगा? स्प्रिंग के लिए अलग टेक्निक होती है स्पेस अलोकेट करने की, कितना साइज होगा, समथिंग समथिंग। और नंबर होगा तो उसका एक अलग तरीका होगा स्पेस अलोकेट करने की। अब ये बात ना तो प्रोग्रामर जानता है ना ये बात एंड यूजर को पता चलेगी, ये तो जब प्रोग्राम रन होगा रैम में उस समय पता चल रहा होगा कि रैम का यूसेज कितना हो रहा होगा प्रोग्राम में। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें फोकस करना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। फिलहाल हम नंबर की तरह यूज करना चाहते हैं, तो अभी हमने जब बात करी नंबर की तरह यूज करते हैं तो नंबर का साइन होगा। अब साइन किसी भी नंबर के दो होते हैं, या तो नेगेटिव साइन होगा नंबर पे या पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी नंबर का पॉजिटिव साइन दिखाना चाहता हूं तो ये अंडरस्टूड है कि अगर साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन ही होगा।
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि विराट कोहली ने एक मैच में 47 रन बनाए, तो बताने की जरूरत हो ना कि माइनस बनाए कि प्लस बनाए, प्लस ही बनाए होंगे। किसी की सैलरी 40,000 है, बताने की जरूरत हो ना कि प्लस 40,000 है कि माइनस 40,000 है, प्लस ही होगी। तो कई बार क्या, ज्यादा बार ही आप देखोगे कि अंडरस्टूड है कि जब भी कोई नंबर बोला जाता है तो वो पॉजिटिव है। मैंने आपसे पूछा 10th में कितने मार्क्स आए मैथ्स में, आपने कहा 84। अब मैं आपसे थोड़ी पूछूंगा माइनस आए कि प्लस आए, अंडरस्टूड है प्लस ही आए होंगे। तो जब भी कोई नंबर हम अपनी रियल लाइफ में किसी भी सिचुएशन में बोल रहे हैं, मैंने कहा आपकी एज कितनी है, आपने कहा 23, मैं थोड़ी पूछूंगा माइनस है कि प्लस है। अगर माइनस होती है तो आप खुद बताओगे, जैसे किसी ने कहा भी टेम्परेचर कितना है एक जगह का, हमने कहा -4। अब आप ये नहीं कह सकते कि 4 अब समझ लो अपने आप माइनस, क्योंकि अपने आप तो फिर प्लस समझूंगा कि 4 टेम्परेचर है उनका। समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कश्मीर का टेम्परेचर कितना है, किसी ने बोला कि -6, तो बोलेगा माइनस। अब किसी और ने बताया किसी और महीने में कि नहीं अभी तो 5 चल रहा है, तो 5 मतलब साइन नहीं बोला उसने, तो प्लस ही चल रहा है। चलो समझ में आ गई कहानी। सेम पाइथन ने भी करा, पाइथन ने भी यही कहा कि रियल लाइफ में जो हो रहा है हम भी वही कर देते हैं। लेकिन अगर आप प्लस साइन लगा देते हो तो सिंटैक्टिकली मना भी नहीं करेंगे आपसे कि क्यों लगा दे, साइन लगाना अलाउड है, अंडरस्टूड है, बिना साइन के नंबर पॉजिटिव है। लेकिन अगर लगा देते हो तो एरर भी नहीं आती है। लेकिन आउटपुट में प्लस साइन नहीं आएगा, आउटपुट में अभी भी क्या आएगा, सिर्फ 10 आएगा। क्यों? हमारी आदत पड़ी हुई है किसी भी पॉजिटिव नंबर को बिना प्लस साइन के देखने की। आप एटीएम में गए, आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, प्लस 10,000 लिख कर नहीं आता, सिर्फ 10,000 लिख कर आता है। एक आम इंसान को किसी भी पॉजिटिव नंबर को बिना प्लस साइन देखने की आदत है। अगर हम उसे प्लस साइन के साथ दिखाएंगे तो उसे अजीब सा लगेगा। किसी भी आम इंसान को नेगेटिव नंबर नेगेटिव साइन के साथ ही समझ में आता है, बिना साइन के नहीं आएगा समझ में। तो इसीलिए जब आप किसी नंबर को साइन माइनस देते हैं तो आउटपुट में भी माइनस साइन आता है। और अगर आप किसी नंबर को साइन नहीं देते हैं या पॉजिटिव दे भी देते हैं तो आउटपुट में साइन नहीं आएगा, अंडरस्टूड है? वो पॉजिटिव नंबर स्ट्रिंग का साइन नहीं होगा, एरर आ जाएगी। अब जब आप नंबर को प्रिंट कराते हैं तो एक तो पॉइंट हो गया नंबर के साथ कि नंबर नेगेटिव होता है, नंबर पॉजिटिव होता है। नंबर के साथ एक दूसरा पॉइंट भी है, और दूसरा पॉइंट क्या है, नंबर फ्रैक्शन के साथ भी तो होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, हमने कहा 9.8 होती है। या मुझे सर्किल का एरिया निकालना है तो πr² का फार्मूला होता है, तो पाई की वैल्यू 3.14 आती है। या आपके 10th में कुछ परसेंटेज आए तो आप बता सकते हैं फ्रैक्शन में। क्रिकेट में नेट रन रेट होता है, फ्रैक्शन में ही होता है हमारा। कट ऑफ निकलती है डीयू की या कोई मेरिट लिस्ट बनती है तो वहां पर फ्रैक्शन काफी मैटर कर जाता है, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं होगा। तो नंबर फिर दो तरह के हो गए, फ्रैक्शन के साथ भी आप लिख सकते हैं, जैसे 10.5 लिख दिया, 10.5 है ना। तो ये उसका डेसिमल पार्ट हो गया, ये इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आप फ्रैक्शन के साथ नंबर लिखेंगे तो उसका भी साइन हो सकता है, नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो भी क्या है हमारा अंडरस्कोर है, ठीक है। तो जब आप नंबर्स की बात करते हैं पाइथन में, तो नंबर को हमने अभी दो तरह का समझा, एक विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट फ्रैक्शन, और एक पड़ा विद फ्रैक्शन। विदाउट फ्रैक्शन मतलब जैसे 10 हो गया, ठीक है, -10 हो गया, लाइक दिस। विद फ्रैक्शन जैसे आपका 10.5 हो गया या -10.6, कुछ भी ऐसे कुछ सामान।
अब हमें कोई छोटा वर्ड चाहिए, एक लेबल चाहिए। अभी हम क्या बोलेंगे कि नंबर पाइथन में दो तरह के होते हैं, विदाउट फ्रैक्शन और विद फ्रैक्शन। हमने इसको एक शॉर्ट नाम दे दिया कि वो नंबर जो बिना फ्रैक्शन के हम बोलेंगे उनको अब हम इंटीजर बोलेंगे, और वो नंबर जिनमें फ्रैक्शन पार्ट भी होगा उसको हम फ्लोट बोलेंगे। तो हमारे साथ दो छोटे छोटे नए वर्ड आ गए, इंट या इंटीजर प्रोनाउंस करते हैं इसको, फ्लोट। इंट और फ्लोट ये दो नंबर होते हैं जो ये बताते हैं कि क्या नंबर में दशमलव के आगे कुछ लिखा होगा नहीं लिखा होगा, है ना, फ्रैक्शन पार्ट होगा कि नहीं। तो फ्लोट नंबर और इंटीजर नंबर, ठीक है। चलो अब अगर हम नंबर जब लिखते हैं तो नंबर के साथ एक टर्म अपने आप आता है, नंबर की रेंज। नंबर हम कितना बड़ा लिख सकते हैं। अगर हम सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट की बात करें तो इंटीजर नंबर लिखने की एक रेंज होती थी, आई गेस, नॉट श्योर, -32 7 6 8 से लेकर +32 7 6 7। सी लैंग्वेज में ये होती है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी इंटीजर इससे छोटा नहीं हो सकता और इससे बड़ा नहीं हो सकता, लिखते ही एरर आ जाएगी, ठीक है। जावा लैंग्वेज में भी एक रेंज होती है और इससे ज्यादा है ना, इससे काफी ज्यादा है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने सबसे पहले क्या करा, ये रेंज हटा दी। तो पाइथन लैंग्वेज में इंटीजर नंबर आप कितना छोटा लिखेंगे उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना बड़ा नंबर लिखेंगे उसकी कोई लिमिट नहीं। जब मैं लिमिट शब्द बोलता हूं तो मैं बात करता हूं आपके रैम साइज की। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितना भी बड़ा लिख दोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि जब हमारा प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, हमने प्रोग्राम को फाइल में सेव कर दिया, उस समय वो हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है। हार्ड डिस्क तो मेरी एक टीबी की है, बहुत जगह है। जब प्रोग्राम को मैं रन करता हूं तो मेरे प्रोग्राम की कॉपी रैम में क्रिएट होती है, उस समय भी स्पेस रैम में हमें देना होता है। तो रैम का साइज तो 1 TB नहीं है ना आपकी, रैम तो आपकी 4 GB की है, मान लीजिए 8 GB की है, 16 GB की है। अब उस 4 GB की रैम में पाइथन को पूरा साइज तो नहीं मिलेगा ना। हमारी रैम में विंडो भी चल रही है, जब आपने सिस्टम स्टार्ट करा है तो कम से कम 1.5 से 2 GB तो विंडो ने ले लिया होगा हमारा चलने के लिए, विंडोज की जो फाइल लोड हुई होंगी बूट टाइम पर। मान लीजिए आपने पीछे एंटीवायरस स्कैनिंग लगा रखी है तो वो भी रैम के अंदर कुछ ना कुछ साइज ले रहा हो। आपने पीछे बीएलसी प्लेयर पे कुछ सॉन्ग्स लगा रखे हैं तो बीएलसी प्लेयर को भी मेमोरी चाहिए। तो पाइथन को एक पोर्शन मिलेगा रैम का, ना कि पूरी रैम मिल जाएगी। उस पोर्शन में क्या ये नंबर आ सकता है, तो उतना बड़ा नंबर आप ले सकते हैं इंक्लूड, ना कि सर आपने कह दिया अनलिमिटेड तो मैं तो लिखता ही रहूंगा 100 डिजिट का, 200 डिजिट का, 500 डिजिट का लिखिए। अगर आपकी रैम में जगह है तो वो चलेगा, नहीं होगी तो एरर आएगी मेमोरी वाली। ये एरर नहीं आएगी कि पाइथन में इतना नंबर नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस तरह से पाइथन में इंटीजर की कोई रेंज हमारी नहीं है, या बड़े से बड़ा नंबर आप पाइथन में लिख सकते हैं। अभी देखो मैं लिख दूंगा, चल रहा है, कोई एरर नहीं आ रही। अभी इतना बड़ा नंबर मैं अभी जावा में लिख दूंगा तो एरर आ जाएगी, सी में लिख दूंगा तो एरर आ जाएगी। इट डजंट मीन कि जावा में इतने बड़े नंबर या सी में इतने बड़े नंबर पे काम नहीं हो सकता। फिर वहां पर आपको और नए नए शब्द हैं जो सिखाए जाते हैं, लॉन्ग, इंट से बड़ा होता है लॉन्ग। पाइथन ने उन सबको खत्म कर दिया, पाइथन का एक ही है इंटीजर, ठीक है। अब बात होती है फ्रैक्शन। तो जब आप फ्रैक्शन पे किसी नंबर को लिखते हैं तो यहां पर भी लिमिट होती है। किस बात की लिमिट होती है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस तक आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन पार्ट को, तो इसकी लिमिट पाइथन में भी है। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कोई नंबर, पाई की वैल्यू थी 3.14, और भी दे दो, मान लो ऐसा कुछ होती है, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे तो एरर नहीं आएगी, लेकिन जब आप आउटपुट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 14 प्लेसेस या 15 प्लेसेस ही आपको मिलेंगे। देख, अगर मैं काउंट करूं डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस तक फ्रैक्शन वाला पार्ट आया है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पाइथन ने आंसर दिया कि 14 प्लेसेस तक हर किसी के लैपटॉप में आएगा। उसके बाद ये 2 एक्स्ट्रा प्लेसेस आए हैं, ये हर किसी के लैपटॉप में आएंगे नहीं आएंगे, नॉट श्योर। डिपेंड करेगा आप 32 बिट चला रहे हैं, 64 बिट चला रहे हैं, डिपेंड करेगा आप इंटेल प्रोसेसर यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप में या AMD प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, डिपेंड करेगा आप विंडोज कंप्यूटर चला रहे हैं, मैकबुक चला रहे हैं, लिनक्स चला रहे हैं। तो देयर आर n नंबर ऑफ फैक्टर्स जो इस बात को कंट्रोल करते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट में कितने प्लेसेस आते हैं। तो पाइथन ने अपने आप को सेव करते हुए कहा कि हमारे किसी भी फ्लोटिंग नंबर में 14 प्लेसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी आर्किटेक्चर पर 14 प्लेसेस आएंगे ही आएंगे। 15 तो 16 प्लेस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आएगा तो वो क्या आएगा उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई एक्यूरेसी नहीं है, बट 14 प्लेसेस तक एक्यूरेसी होगी, इस बात की श्योरिटी। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए पाइथन में नंबर 2 तरह के हो गए, एक हो गया इंटीजर नंबर, एक हो गया फ्लोटिंग नंबर। फ्लोटिंग नंबर का जो एक्यूरेसी है वो अप टू 14 डेसिमल प्लेसेस है, जो हम मानते हुए चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, एज ए प्रोग्रामर मैं कैसे डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे इंटीजर नंबर पे जाना चाहिए या फ्लोटिंग नंबर पे जाना चाहिए? होते तो दोनों ही है। हमने कहा आपको डिसाइड नहीं करना होता है, आप रियल लाइफ के किस कॉन्सेप्ट को दिखा रहे हैं वहां से डिसाइड करना होता है। जैसे अभी आपने कहा मुझे ग्रेविटी की वैल्यू दिखानी है, तो आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हो कि मैं उसे इंटीजर में दिखाऊं कि फ्लोट में दिखाऊं। अगर आप डिसाइड करने लगोगे तो फिर तो आप डेटा लॉस कर दोगे, 9.8 को 9 बना दोगे, और आप ग्रेविटी को लेकर जो भी कोडिंग कर रहे हैं वो सारी कोडिंग गलत हो रही होगी, सारे रिजल्ट गलत आ रहे होंगे, एग्जैक्ट रिजल्ट जो आने थे उससे कभी मैच ही नहीं होगा आपके प्रोग्राम का रिजल्ट। तो आप डिसाइड थोड़ी कर रहे हैं, ये तो आप देखो ना कि रियल लाइफ के किस टॉपिक को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, वहां पर वो नंबर जैसा होता है प्रोग्राम में आपको वैसा दिखाना चाहिए। और अगर सर मान लीजिए हम कोई नंबर बस ऐसे ही लिख रहे हैं, वो किसी रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट को नहीं दिखाता, तो उस समय अगर हमें डिसाइड करना पड़े कि कोई नंबर हम इंटीजर मान के चले या फ्लोट मान के चले, तो आंसर आ गया एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेसी पे ज्यादा काम करना चाहते हैं तो फ्लोटिंग नंबर लेके चलिए, और अगर आप एक्यूरेसी पे काम नहीं करना चाहते, लगभग पे काम करना चाहते हो, अराउंड पे काम करना चाहते हो, तो फिर आप इंटीजर नंबर लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए कि भाई हमारे पास 4 एप्पल्स हैं, है ना, और हमें 3 लोगों को डिवाइड करना है। तो हम क्या बोलेंगे, लगभग सब पे एक एक एप्पल आ जाए, है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं 1.2 बताऊं, ऐसे करके एक एक एप्पल आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास 4 एप्पल ना होकर 4 ग्राम गोल्ड है, सोना है मेरे पास 4 ग्राम का, और मुझे इसको 3 लोगों में बांटना है। अब सर यहाँ पर सोना है, तो आप ये नहीं कह सकते 1-1 ग्राम आ जाएगा सब में, बाकी 1 ग्राम कहाँ गया, उसकी तो बहुत वैल्यू है। अब आपको यहाँ पर एग्जैक्ट बताना पड़ेगा, प्रीसियस मैनर में आपको बताना पड़ेगा कि भाई एक एक आदमी पे कितना कितना आएगा, 1.3333, 1.33, 1.33, क्योंकि इस बार एक्यूरेसी की बहुत जरूरत है। इस बार हम लमसम नहीं कह सकते, इस बार आप हमें ये नहीं कह सकते एक एक आएगा। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल देखो, 2 स्टूडेंट हैं, इनमें से किसी एक का सिलेक्शन होना है। इसके किसी एग्जाम में मार्क्स आए 97.54317। दूसरा स्टूडेंट है, इसके उसी एग्जाम मार्क्स आए 97.54318। अब इनमें से एक ही सीट है हमारे पास, किसी एक को सेलेक्ट करना है। वैसे दोनों का 97 है लगभग,
अब मुझे डिसीजन लेना है कि इनमें से किस एक को सेलेक्ट करना हो। तो देखो कौन सा हमारा स्टूडेंट के ज्यादा मार्क्स हैं, पहले वाले के दूसरे वाले के। ये बात आपको कब पता चली? डेसिमल पॉइंट के 1 2 3 4 5th प्लेस पे जाकर पता चला कि ये नंबर बड़ा है। अब पाइथन ने कहा कि हम इस तरह से ना 14 प्लेसेस तक तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोले कि 14 प्लेसेस तक सेम नंबर है, उसके बाद हो सकता अलग है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथन अब ये दो नंबर अलग है ही नहीं। अब आप इनको एक ही मान के चलो। अगर दो नंबर दशमलव के 14 प्लेसेस पर भी सेम आ रहे हैं, वो अलग है कहाँ पर? वो एक ही है, उनमें अलग डिफरेंस ही नहीं बचा फिर। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो और आगे जाके चेक करूंगा, तो पाइथन ने कहा ठीक है, उसके लिए फिर आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट हमारा फ्लोटिंग नंबर की एक्यूरेसी 14 प्लेसेस तक होती है, लेकिन आप बोलो नहीं मुझे तो दशमलव के बाद 100 प्लेसेस तक जाना है और वहां पर मैं देखूंगा एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 100 प्लेस पर जाके मैं कंपेयर करूंगा। आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चीजें सीखनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग 14 प्लेसेस की एक्यूरेसी के साथ पाइथन में यूज होता है। ठीक है, सी में दो होते थे, एक होता था फ्लोट, एक होता था डबल। फ्लोट की एक्यूरेसी होती थी 7 प्लेसेस और डबल का मतलब दुगना, इसी का दुगना यानी कि 14 प्लेसेस। पाइथन ने क्या करा, डबल को रखा ही नहीं अपने अंदर। इनिशियली वैसे पाइथन में डबल और फ्लोट दोनों थे, लेकिन पाइथन 2.7 के बाद से उन्होंने क्या करा, डबल को हटाकर फ्लोट को ही डबल की रेंज दी। और आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन है, फ्लोटिंग टाइप की। तो अगर किसी ने आज से 15 साल पहले पाइथन पढ़ी होगी, तो उसने फ्लोट के साथ एक और फ्लोट का जैसा पढ़ा होगा जिसका नाम होगा डबल। और फ्लोट में आज से 15 साल पहले यानी पुराने वाले वर्जन में 7 प्लेसेस की एक्यूरेसी होती थी पाइथन के अंदर ही, और 14 प्लेस की एक्यूरेसी होती थी, एक और होता था जिसका नाम था डबल। चलो फिलहाल हम पाइथन 3.11 पढ़ रहे हैं और पाइथन 3 से चीजें काफी बदल दी गई हैं। ठीक, तो सर इसका मतलब ये भी हो गया कि पाइथन का बहुत पुराना कोड आज के वर्जन पर नहीं चलेगा। हमने कहा ये ट्रू स्टेटमेंट है और ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। किसी ने 15 साल पहले मेहनत करके लाखों रुपए लगाकर पाइथन का एक सॉफ्टवेयर बना दिया, वो चाहकर भी उसको आज के पाइथन के वर्जन पर नहीं चला पाएगा, एरर आ जाएगा। क्योंकि पाइथन के पुराने वर्जन में ऐसी बहुत सी चीजें हुआ करती थी जो नए वर्जन से डिलीट कर दी गई, हटा दी गई, चलेगी नहीं कोड आपका। ऐसा बहुत रेयर सुनने को मिलेगा आपको कि किसी लैंग्वेज ने ये डिसीजन लिया है, ये बहुत रेयर होगा। क्योंकि ऐसे तो पुराना कोड मेरा बेकार हो गया, मैंने जो एफर्ट लगाए थे, मेरा जो टाइम लगा था, मेरा जो मनी स्पेंड हुआ था, वो सब बेकार हो गया, क्योंकि पाइथन के नए वर्जन पर वो कोड चल ही नहीं रहा है। तो पाइथन ने ये रिस्क लेने से पहले मार्केट को 5 साल का टाइम दिया था। पाइथन 2.7 तक पाइथन के प्रीवियस वर्जन आपस में कंपैटिबल होते हैं। 2.7 के बाद जितने वर्जन आए हैं, 3 पॉइंट वाली सीरीज आई है, 3.0 3.1, ये कंपैटिबल नहीं है। तो 2 और 3 सीरीज आपस में कंपैटिबल नहीं है। 3.1 3.2 3.3 हम 3.11 पर आ गए, आपस में कंपैटिबल चलेगा कोड। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 वाला कोड चलाओगे 3 पर तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको 5 साल दिए गए थे, 5 साल पहले ही पाइथन ने अनाउंस कर दिया था कि अब हम पाइथन की 2 वाली सीरीज खत्म कर रहे हैं और आगे के वर्जन पे ये कोड नहीं चलेंगे, आप अपने आप को अपग्रेड कर लें, अपने सॉफ्टवेयर को चेंज कर लें। उसके बाद ये रिस्क लिया था पाइथन। तो सर एक चीज बताइए, ऐसा अगर है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं हम पाइथन 3.11 पढ़ रहे हैं और आप हमें दूसरी चीज सिखा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो 5 साल बाद पाइथन का कोई ऐसा वर्जन आ जाए और हमसे कह दिया जाए पुराना सब खत्म, जैसे 500 का नोट खत्म, 2000 के नोट खत्म, आगे चलेंगे ही नहीं आप। तो क्या ऐसा हर बार होता रहेगा? कोई भी गवर्नमेंट आएगी, नोट खत्म 500 के, 1000 के, तो एक्सेप्शनल केस हो गया, 50 साल में एक बार, डेली तो ये होगा नहीं। रिस्क है ये। तो अब आप रिस्क लो, हो सकता है पब्लिक आपके साथ जाए, हो सकता है पब्लिक आपके साथ ना जाए। अगर पाइथन ये रिस्क फिर से लेती है कि अब हम पाइथन का नया वर्जन ला रहे हैं, पाइथन 5, उसमें पाइथन 3 पर पाइथन 2 4 के बने प्रोग्राम नहीं चलेंगे, तो रिस्क है पाइथन वालों का। हो सकता है कि जितने डेवलपर पाइथन छोड़ दें फिर कि सर रहने दो, ये हर बार ऐसे ही करते रहते हैं, हमारी सारी एफर्ट, हमारे सारा पैसा सब बेकार जा रहा है और दोबारा फिर सीखो। तो ऐसा होगा नहीं। अब जो भी होगा वो कंपैटिबिलिटी के साथ ही हो। ठीक है, तो पाइथन ने काफी सपोर्ट भी करा था, माइग्रेशन टूल बनाए थे। आप उधर पाइथन 2 का कोड डालो, उधर से 3 का निकल कर आ जाएगा।
लेकिन इंसानों के लिए तो एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे। अगर आप पाइथन 2 जानते हैं तो ऐसी कोई चिप नहीं बनाई उन्होंने कि आपके दिमाग में लगा दें और आपका ब्रेन अपने अपडेट हो जाए 3 के अकॉर्डिंग। तो आपको वो समय देकर सीखना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन को था ही नहीं उनके पास। बहरहाल ऐसा कम देखने को मिलता है, बट पाइथन के साथ ऐसा हुआ था, काइंड ऑफ ट्रेजेडी कह सकते हो डेवलपर के लिए पाइथन। ठीक है, तो अब हमारे पास आज पाइथन में इंट होता है, हमारे पास फ्लोट होता है। अब सर ये जो आपने 3 नाम लिए अभी, स्ट्रिंग, फिर एक नाम लिया इंटीजर, फिर एक नाम लिया आपने फ्लोट, और भी हैं ये, और भी हैं इतने 3 हमने करने ही, ये पूरी फैमिली है, और भी हैं। कितने हैं? कोई लिमिट तो है नहीं, कितने हैं उसकी कोई लिमिट नहीं। ठीक है, लेकिन मान के चलो हम अपनी डेली लाइफ में अगर हम जो पाइथन पढ़ेंगे लास्ट क्लास तक जब जाएंगे तो 20+ ऐसे मिल जाएंगे। जैसे स्प्रिंग इंट फ्लोट अभी हम 3 जानते हैं, तो इस तरह के ना 20+ तक आप पहुंच जाएंगे जब तक पाइथन आपकी खत्म होगी। तो इनको कहेंगे क्या? कोई सिंगल नाम है? अभी तो स्प्रिंग इंटीजर फ्लोट सब है, तो हमने कहा इन जैसों को एक हेडिंग का नाम दिया गया डेटा टाइप, इन्हें बोलते हैं डेटा टाइप। टाइप ऑफ डेटा, डेटा का टाइप क्या है, आपका जो ये डेटा है इसका टाइप क्या है, इसको बताने के लिए जो टर्म आता है उसको क्या बोला जाता है? डेटा टाइप कहा जाता है। तो पाइथन में स्ट्रिंग एक डेटा टाइप हो गया, इंटीजर एक दूसरा डेटा टाइप हो गया, फ्लोट एक तीसरा डेटा टाइप हो गया। इस तरह से बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं जो पाइथन के अंदर होते हैं। जो 20 अराउंड मैंने बताए हैं ये वो हैं जो डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। और अगर आप मुझसे एग्जैक्ट नंबर पूछोगे तो मुझे भी नहीं पता है, मैं बोल दूंगा कई हजार डेटा टाइप होते हैं पाइथन के अंदर, कई हजार डेटा टाइप होते हैं पाइथन के। लेकिन ये जो 20 मैंने लिखी है संख्या, ये वो है जो हम लगभग डे टू डे प्रोग्रामिंग में इनका यूज करते रहते हैं। जैसे मैं कुछ नाम ले देता हूँ अभी, स्ट्रिंग इंट फ्लोट के बाद आएगा लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, उसके बाद फिर बाइट, बाइट एरे, सीरीज, डेटा फ्रेम। ये कुछ हमारे कॉमनली यूज डेटा टाइप हो गए। उनके बाद नाम लेने की जरूरत नहीं है, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, हर दिन यूज नहीं। ये जो मैंने भी बोले बाद में, ये वो है जो आपको हर प्रोग्राम में हर दिन साइड यूज करने पड़ते हैं। तो ऐसे 20 अराउंड है। ठीक है, फिलहाल अभी हम 3 की बात कर रहे हैं, तो बोलते हैं डेटा टाइप। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े तो एक डेटा टाइप और जिसको हम अभी पढ़ सकते हैं, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, इंटीजर, फ्लोट। अब एक आता है चौथा, अगर कोई वैल्यू 2 ही स्टेट में हो सकती है, कोई भी वैल्यू अगर 2 ही स्टेट में हो सकती है तो उस 2 स्टेट को दिखाने के लिए पाइथन में एक ट्रू होता है और एक फॉल्स। तो एक है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू लिखने के लिए आप TRUE पूरा लिखेंगे और वो बिना स्ट्रिंग के लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे टी कैपिटल। तो ट्रू पाइथन में एक रिजर्व वर्ड है जिसको हम बूलियन वैल्यू, इसे बोलते हैं बूलियन वैल्यू, बूलियन टाइप या बूलियन वैल्यू। आप कभी अलजेब्रा पढ़ो या कभी आप सर्किट डिजाइनिंग पढ़ो, एंड गेट, नॉर गेट पढ़ोगे, तो वहां पर सिग्नल 2 ही फॉर्म में होते हैं, सिग्नल ऑन है या सिग्नल ऑफ है। सर्किट डिजाइनिंग जो होती है, पर्पस बनते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहां पर इनका बहुत यूज होता है। ठीक है, क्योंकि सिग्नल 2 ही फॉर्म में होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग में इसका बहुत यूज होता है, क्योंकि सिग्नल ही है जो 2 फॉर्म में होता है, ऑन ऑफ, 0 1 प्लस माइनस कुछ ही मान। रियल लाइफ में और भी बहुत सारे रिजल्ट हैं जो 2 स्टेट में होते हैं। जैसे आपने कोई एग्जाम दिया, पास होगा कि नहीं होगा, या तो होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो रियल लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो 2 स्टेट में होती हैं, तो उन सबको हम बूलियन वैल्यू से अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, यस, नो, पास, फेल, है ना। इसके लिए ट्रू फॉल्स कंसीडर करते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट को हम ट्रू मान लेते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट को हम फॉल्स मान लेते हैं। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कोई चीज पाइथन के अंदर जैसी बनाई गई है वैसी यूज करनी होगी। अगर हम इसको टी को स्मॉल में लिखेंगे तो इंटरप्रेटर इसको नहीं पहचानेगा, बोलेगा मैं नहीं जानता ये कौन है, एरर आ जाएगी। और हमसे कह रहा है डिड यू मीन, क्या आपका मतलब ये था, टी कैपिटल वाला। तो इस तरह से 2 वर्ड जो स्ट्रिंग नहीं होते हैं लेकिन होते वर्ड हैं बट स्ट्रिंग नहीं है, एक हो गया हमारा ट्रू
और एक हो गया हमारा फॉल्स। अब हमारी लिस्ट में एक और जुड़ गया, एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर, एक फ्लोट और अभी एक बूलियन। स्ट्रिंग चार तरीके हो गए लिखने के, कंक्लूड करें तो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, फ्लोटिंग फ्रैक्शन के साथ आता है जो नेगेटिव ये भी होता है, पॉजिटिव ये भी होता है। बूलियन दो ही वैल्यूज हैं, दो पॉसिबल वैल्यूज हैं और वो दोनों पॉसिबल वैल्यूज पाइथन ने बनाकर दे रखी हैं, हमारे इसमें कुछ नहीं चलेगा। तो पाइथन ने टी कैपिटल के साथ ट्रू और एस कैपिटल के साथ false।